मारवाड़ शिक्षण संस्थान की 10th की साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आहार नाल की संरचना को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने पाचन में सहायक ग्रंथियों के बारे में भी बात की थी। अभी तक जो हमने अध्याय संख्या 2 में जो पढ़ा था मानव पाचन तंत्र को लेकर, उसमें आहार नाल के कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ कहाँ पर उनकी उपस्थिति होती है, क्या क्या उनका कार्य होता है और कैसी उनकी संरचनाएं रहती हैं, इनके बारे में बात की थी। अब जो अपनी अगली हेडिंग जो रहती है वो है मानव में जो पाचन है भोजन का और साथ ही साथ उसका क्या है अवशोषण। ये बात अपन अब हेडिंग के रूप में बात करेंगे। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग ये बन सकती है मानव में भोजन का पाचन व अवशोषण। हेडिंग क्या है अपनी? मानव में भोजन का पाचन और अवशोषण। मैं मुख से लेकर मलाशय तक की बात करूंगा, प्रत्येक ऑर्गन के साथ कहाँ पर किसका पाचन होता है, कहाँ पर नहीं होता है, ये सारी बात अपन करेंगे इस हेडिंग में। तो देखो, सबसे पहले बात आती है मुख की। सबसे पहले बात करूं कि मुख में पाचन व अवशोषण दोनों चीजें मैं साथ में लेकर करूंगा पूरी। जब तक आहार नाल की बातें चल रही है अपनी पाचन और अवशोषण को लेकर, तो मुख में पाचन और अवशोषण की बात करूं तो एक ही शब्द में मैं ये कह सकता हूं कि इस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। केवल ये भोजन को ग्रहण करने का माध्यम होता है। यानी इस भाग के द्वारा ही क्या होता है, भोजन अपन शरीर के अंदर प्रविष्ट करवाते हैं। यानी ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि जो निवाला अपन भोजन का जो निवाला टुकड़ा जिसे अपन एक यूज करते हैं उसे निवाला वर्ड हिंदी में कहा जाता है। और जो निवाला आहार नाल में प्रविष्ट होता है वो भाग क्या कहलाता है, मुख। और मैंने पहले भी आपके साथ इसकी संरचना में ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि जो मुख का पाचन या अवशोषण है, तो मुख का जो भाग है ये दो लेब्रम के रूप में शरीर से बाहर की ओर जो खुलता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, मुख कहते हैं। मुख है जो अंदर की ओर कहाँ खुलता है भाई, मुख गुहा में खुलता है। कहाँ खुलता है, मुख गुहा में। तो दूसरा अपन पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन व अवशोषण। मुख गुहा में पाचन व अवशोषण, ठीक है। अब देखो, बात आती है मुख गुहा की। मुख गुहा में 3 भाग होते हैं और सबसे पहले जो भोजन आता है वो किसके संपर्क में आता है, दांत के संपर्क में आता है। और दांत के संपर्क में आते ही क्या करता है, दांत के भी सबसे पहले जो भाग होता है वो कर्तनक के संपर्क में आता है। और कर्तनक का काम ही होता है काटने का। क्या होता है, काटने का। तो भोजन को वो क्या करता है, काटता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं
तो कृतनक से ये जाता है अगर चवर्णक और चवर्णक के संपर्क में, और जहां पर भोजन को बहुत ही बारीक रूप से पीसा जाता है। अब भोजन को पीसने के बाद उसमें लार ग्रंथियों के माध्यम से लार का स्रावण होता है, और वो लार भोजन के साथ मिलती है और उसका एक पेस्ट बन जाता है, लसलसा भाग बन जाता है। ठीक है, तो बात आई लार की। और लार ग्रंथियां जो होती है, लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियों में मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि 3 ग्रंथियां होती है। मुख्यतः यहां पर 2 एंजाइम देखने को मिलते हैं, एमाइलेज, एक तो होता है एमाइमुजेलेज, और दूसरा क्या होता है भाई, टाइलिन। ये 2 एंजाइम मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, जो स्टार्च होती है यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में। किस में, माल्टोस में। ये भी एक प्रकार की शर्करा होती है, थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। और माल्टोस क्या करता है कि भोजन जो आता है आपका, वो भोजन उदासीन प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, जनरली जो भोजन किया जाता है वो किस प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का। और माल्टोज की मात्रा, या फिर मैं कह दूं कि लार की मात्रा मिलने के कारण ये भोजन कैसा कन्वर्ट हो जाता है भाई, सारीय प्रवृत्ति का। कैसा हो जाता है, सारीय प्रवृत्ति का। एक बार फिर समझ लें, हम बात क्या कर रहे हैं, मुख्य गुहा में पाचन और अवशोषण की कर रहे हैं। मुख्य गुहा में भोजन सबसे पहले दांत के संपर्क में आता है। दांत के संपर्क में आते ही दांत में सबसे पहले कर्तनक, और कर्तनक से क्या किया जाता है, काटा जाता है भोजन को। काटने के बाद भोजन जो होता है वो कहाँ जाता है, अगर चवर्णक और चवर्णक दांतों के संपर्क में जाता है। अगर चवर्णक और चवर्णक दांतों के संपर्क में आने के बाद भोजन को क्या किया जाता है, बारीकी से पीसा जाता है, और साथ ही उसमें क्या मिलती है, लार मिलती है। लार में कौन कौन से 2 एंजाइम होते हैं भाई, एमाइलेज और टाइलिन। ये दोनों ही क्या करते हैं, स्टार्च का आंशिक, पूछ ले कि कितना पाचन करते हैं स्टार्च का, तो देखो 30% जो स्टार्च होता है उसका क्या करते हैं यहाँ पर, मान लीजिएगा भोजन में अपने को 100% स्टार्च मिला है। कितना मिला है, 100% स्टार्च मिला है, उसमें से 30% स्टार्च होता है, उसका पाचन कहाँ पर हो जाता है, मुख्य गुहा में हो जाता है। एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम होते हैं, ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में। और सामान्यतः जो भोजन अपन ग्रहण करते हैं वो किस प्रवृत्ति का होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। और ये मिल जाने के कारण इसकी प्रवृत्ति कैसी कन्वर्ट हो जाती है, सारी। और ये मिलते ही ये भोजन क्या होता है, लसलसा, या फिर मैं कह दूं एक लुगदी की प्रवृत्ति। जब कागज को किसी पानी के साथ घोला जाता है तो उसका गाढ़ा जो पेस्ट बनता है उसे अपन लुगदी कहते हैं, लुगदी। इस प्रकार से इसका क्या बन जाता है, पेस्ट बन जाता है। और इस पेस्ट को, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुख्य गुहा में उपस्थित, मुख्य गुहा में उपस्थित सारी भोजन, भोजन को क्या कहा जाता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बोलस, या फिर इसको क्या कह सकते हैं, बॉक्सा। 2 चीज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि मुख्य गुहा में उपस्थित सारी भोजन को, जिसमें क्या मिली हो, लार मिली हो, और साथ ही साथ क्या हो, इसका बारीकी से पिसा हुआ हो, ऐसा भोजन क्या कहलाता है, बोलस या बॉक्सा कहलाता है। बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। अब होता क्या है, जैसे ही ये पेस्ट बना उसके बाद ये आता है भोजन जीभ के संपर्क में, और जीभ यहाँ से क्या करती है, स्वाद का ग्रहण करती है। तो केवल मात्र पाचन या अवशोषण की बात करूं तो लार ग्रंथियों के द्वारा एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम जो निकलते हैं वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में। और यहाँ पर कहते हैं तो स्टार्च का क्या होता है, आंशिक पाचन होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट का कहते हैं आंशिक पाचन होता है। कितने प्रतिशत होता है भाई, 30% भाग जो होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, पचित हो जाता है। यहाँ से आगे अपन चलते हैं तो मुख्य गुहा के बाद आता है भोजन ग्रसनी में। तो अगली हेडिंग जो अपनी बनेगी वो रहेगी ग्रसनी में पाचन व अवशोषण।
ग्रसनी में पाचन व अवशोषण। पहला पॉइंट अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि इस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन व अवशोषण नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पाचन और अवशोषण नहीं होता है। बात मेरे हिसाब से क्लियर आ गई होगी। केवल इसमें क्या होता भाई, केवल इस भाग से म्यूकस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है भाई? केवल म्यूकस का स्राव होता है। ये बात किसकी थी? ग्रसनी में पाचन को लेकर थी। अब बात करता हूं मैं ग्रसिका या ग्रास नली में पाचन व अवशोषण की। ग्रसिका या फिर कह दूं ग्रास नली में ग्रसिका या एक ही बात है। ग्रास नलिका में पाचन व अवशोषण। ग्रसिका या ग्रास नली में पाचन या अवशोषण, इसमें अपन ये लिख सकते हैं इस भाग में भी किसी भी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। किसी भी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। केवल इसमें भी क्या होता है भाई? श्लेष्मा का श्रावण होता है। केवल श्लेष्मा का स्राव होता है जो भोजन को लसलसा बनाता है। कोई बातें विशेष नहीं है, केवल जनरल बातों के साथ आपसे बात की जा रही है। क्लियर हो गया होगा आपकी ये दोनों चीज़ें। आगे हम जो बात कर रहे हैं वो बात रहेगी अपनी आमाशय में पाचन। हेडिंग लगा दीजिएगा आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन व अवशोषण। आमाशय में पाचन व अवशोषण की बात की जा रही है। तो देखिएगा, शायद मैंने जब आपको स्ट्रक्चर पढ़ाई थी उस समय आमाशय में आकार की बात की थी और मैंने शायद थैलेनुमा संरचना के बारे में बताया था। अगर आपसे कोई इसमें एडवांस पूछे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जे के आकार का क्या होता है, इसका आकार देखने को मिलता है।
तो आमाशय में पाचन और अवशोषण की बात कर रहा हूँ। पाचन और अवशोषण की बात करें तो आमाशय में आपको पता ही होगा 3 भाग होते हैं। तो पहले बात मैं किस में बात करूंगा, कार्डिक भाग में पाचन और अवशोषण की। सबसे पहले बात किसकी करूंगा, कार्डिक भाग में। तो इसमें ये स्पष्ट बात आ जाती है कि इस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन व अवशोषण नहीं होता है। केवल भोजन का नियमन होता है। केवल भोजन का क्या होता है भाई, नियमन होता है। नियमन का मतलब ये होता है कि भोजन को ऊपरी छिरे से अंदर तो आने देता है, लेकिन अंदर से पुनः भोजन बाहर जाने की व्यवस्था नहीं होती। हम काफ़ी बार देखते हैं कि हमें वोमिटिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उल्टी। ऐसी स्थिति में ये वाल्व क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है और ऐसी कुछ कोइंसिडेंस आपके सामने घटित होते हैं। ये बातें थी कार्डिक भाग को लेकर। अब बात आती है दूसरा फंडस भाग की। तो देखो फंडस भाग की बात कर रहा हूँ। फंडस भाग में पाचन और अवशोषण की बात करूं तो लिख सकते हैं अपन, इस भाग की ओजेंटिक कोशिकाओं से स्रावित HCl भोजन को अम्लीय बनाता है और उसका किण्वन करता है। किण्वन करता है। किसी बालक का ये जनरल क्वेश्चन हो सकता है कि आमाशय में भोजन जो रहता है वो कितने समय तक रहता है। तो जनरली जो रहता है वो 4 से 5 घंटे तक आमाशय में भोजन पड़ा रहता है। और यहाँ पर इसमें क्या होता है, किण्वित होता है। और किण्वित होने के कारण क्या होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा जो एयर होती है वो एयर क्या होती है, पृथक हो जाती है। और भोजन में जो अवयव होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े अलग हो जाते हैं। भोजन का पूर्णतः विकृतीकरण या फिर मैं कह दूं एक पेस्ट सा तैयार हो जाता है। क्लियर है। हमने क्या बात की कि फंडस भाग में इसमें ओजेंटिक कोशिका से जो स्रावित HCl है ये भोजन में मिलता है और इसको क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है। और इसके साथ ही ये क्या करता है, किण्वन करता है। और जब किण्वित करता है तो भोजन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और साथ ही इसमें एक और कोशिका पाई जाती है, वो होती है जाइमोजन। तो अपन कह सकते हैं कि जाइमोजन कोशिका के द्वारा, इसके अलावा लिख दो जाइमोजन कोशिका के द्वारा 2 प्रकार के निष्क्रिय एंजाइम स्रावित होते हैं। पूछ ले कौन कौन से हैं भाई, तो आपको ये बताना चाहिए। एक तो होता है प्रो पेप्सी, कहीं पेप्सिनोजन भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कंफ्यूज ना हो। और दूसरा होता है प्रो रेनिन। ठीक है। अब ये दोनों ही क्या करते हैं, ये अम्लीय भोजन के संपर्क में आता है तो ये किसमें सक्रिय हो जाता है, ये निष्क्रिय है, थोड़ा विशेष ध्यान देना। और ये जैसे ही भोजन अम्लीय के संपर्क में आता है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में या पेप्सिनोजन। ठीक है।
और काम क्या करता है, ये प्रोटीन को जो होता है किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टाइड में। किस में, पेप्टाइड में। क्लियर है। दूसरा इसकी बात करूं तो ये रेनिन जो होता है ये छोटे बालकों में थोड़ा ज़्यादातर पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्या, दूध की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये दूध में उपस्थित जो केसिन की शर्करा होती है, केसिन या रेनिन एक ही बात है दोनों, उसका क्या करता है, अवशोषण करता है। क्या करता है, अवशोषण। ठीक है ना, एब्जॉर्व करता है। केसिन पेप्सिन को किस में बदलता है, प्रोटीन है उसको क्या, पेप्टाइड में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यहाँ पर पेप्टाइड का अवशोषण नहीं होता है, केवल उसको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। जबकि बात करूं तो ये क्या करता है भाई, दूध में जो केसिन होती है उसका क्या कर देता है, अवशोषण कर देता है। अवशोषण कार्डिक भाग की बात की, उसके बाद हमने फंडस भाग की बात की। यानी मैं ये कह सकता हूँ नोट लगाकर कि इस भाग में केसिन या रेनिन का केवल इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होता, थोड़ा विशेष ध्यान रखना। केसिन या रेनिन का अवशोषण होता है, जबकि प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। फंडस भाग की बात कर रहा हूं, केसिन या रेनिन का अवशोषण होता है, जबकि जबकि प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। क्या होता है भाई, आंशिक पाचन होता है। ये नोट लगाकर आप बात स्पष्ट कर सकते हैं। एक बात आपने कई बार देखी है, जठर रस। ठीक है, तो जठर रस क्या होता है, जिसमें एक तो क्या हो, HCl हो, दूसरा क्या हो, म्यूकस हो। अगर आपसे पूछ ले कि जठर रस की क्या विशेषता, एक तो HCl की मात्रा होती है उसमें, म्यूकस होता है, इसके साथ ही साथ उसमें क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम में बात करूं तो पेप्सिन, रेनिन, और इसके अलावा क्या होता है, वैसे जल की मात्रा म्यूकस में आ जाती है। ये सारी चीज़ होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर रस। और ये कैसे प्रवृत्ति का होता है भाई, जठर रस अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का। ठीक है, कार्य पूछ ले जठर रस का तो भोजन को किण्वित करना या फिर अम्लीय करना। क्लियर है। भोजन कितने घंटे तक पड़ा रहता है, तो 4 से 5 घंटे तक किण्वित होता रहता है, यानी सड़ता है यहाँ पर भोजन आकर। ये बातें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब जो बात करूंगा वो करूंगा पाइलोरिक भाग की। तो अगला जो भाग आता है अपना, पाइलोरिक भाग। अगली जो हेडिंग आती है वो आती है पाइलोरिक भाग को लेकर। हेडिंग लगा दीजिएगा, पाइलोरिक पाइलोरिक भाग में पाचन व अवशोषण। तो इस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन या अवशोषण, किसी भी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। केवल भोजन का
नियमन होता है। नियमन की बात करूं तो आमाशय से भोजन को गृहिणी में तो जाने दिया जाता है, लेकिन गृहिणी से पुनः भोजन को किस में नहीं आने दिया जाता भाई? आमाशय में नहीं आने दिया जाता है। मेरे हिसाब से ये बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। एक नोट के रूप में आप एक चीज और लिख सकते हैं कि आमाशय में उपस्थित किण्वित अम्लीय भोजन क्या कहलाता है? आमाशय में उपस्थित किण्वित अम्लीय भोजन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके एक उत्तर के लिए अगर बात करूं तो इसको अपन कह सकते हैं, आंसर की अगर बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं, इसको कायम कहलाता है। क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। यहाँ तक की बात करूं तो मेरे हिसाब से कोई समस्याएं नहीं आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी ये चीज़ें क्लियर हो। एक बार फिर रिपीट कर दूं आपको। देखो, हम बात क्या कर रहे थे? हम पाचन को लेकर कर रहे थे। एक बात ये भी पूछी जा सकती है आपसे कभी कि पाचन कैसी प्रक्रिया है, तो मैं कह सकता हूं कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? एक यांत्रिक और उसके साथ साथ केमिकल जो रिएक्शन है। यानी मैं कह सकता हूं, पूछ ले आपसे ये कभी कि भोजन का पाचन, मानव में भोजन का पाचन एक यांत्रिक व रासायनिक प्रक्रिया है। भोजन का जो पाचन की बात की जा रही है, ये एक क्या है? यांत्रिक और रासायनिक प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से इस प्रकार में कोई समस्याएं नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि हम पढ़ क्या रहे थे? हम भोजन का पाचन पढ़ रहे हैं, और भोजन का पाचन जो पढ़ रहे हैं वो पाचन और अवशोषण को लेकर। मुख में बात करो तो मुख में किसी भी प्रकार का पाचन या अवशोषण नहीं होता है। फिर बात आती है अपनी किसमें? दूसरी जो बात आती है मुख गुहा में सबसे पहले दांत से स्पर्श किया जाता है। दांत के बाद अपन बात करें तो बात आती है लार ग्रंथियों को लेकर, और लार ग्रंथियों में अगर बात की जाए तो अपन बात करते हैं किसमें? लार ग्रंथियों के बाद अपन बात करें, लार ग्रंथियों के बाद अगर बात करें अपन तो बात आती है अपनी भोजन को लेकर। और लार ग्रंथियों के बाद जो भी बातें होगी जो हमने पाचन में पढ़ी है, ग्रसनी को लेकर क्या है, गर्शिका को लेकर क्या है, और आमाशय को लेकर क्या है। आमाशय में भी हमने तीनों भागों के बारे में बात की है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।